ओके, तो देखो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरसेप। आरसेप मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तुम बोलोगे भैया अभी तो आप इंटरनेशनल रिलेशन करा रहे थे, अब ये क्या आप इकोनॉमिक्स पढ़ाने लगे क्या? देखो, तो बेसिकली आरसेप जो है ये इकोनॉमिक्स प्लस आईआर दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इकोनॉमिक्स और आईआर, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे खास करके इंडिया चाइना के रिलेशंस को पढ़ेंगे, ठीक है, और भी कई चीज़ें हम पढ़ेंगे, हम इंडिया और आसियान के बीच में क्या रिलेशंस उनको पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमें आरसेप का ज्ञान होने की बहुत ज़रूरत है। आरसेप के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आरसेप इसलिए हम लोग जो है अभी आरसेप को कवर कर रहे हैं, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। याद रखना ये इकोनॉमिक्स और आईआर दोनों में ओवरलैप करता है। ठीक है, अब देखो ये है क्या, देखो इसको समझने के पहले ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है उस चीज़ को समझते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये होता है मेरे भाई कि दो देश है, मान लो एक्स और वाई देश है, और दोनों को व्यापार करना है। तो एक्स की अपनी पॉलिसीज़ होती है कि हम इतना एक्सपोर्ट करेंगे, इतना इंपोर्ट करेंगे, ये हमारा टैरिफ होगा, ठीक है, ये हमारे नॉर्म्स होंगे, ये लाइसेंस लेना होगा, ये परमिट लेना होगा। वाई के भी इस तरीके के अपने लोचे होते हैं। तो इन लोचों को ना हम कहते हैं ट्रेड बैरियर्स। इन लोचों को हम कहते हैं ट्रेड बैरियर्स। ठीक है, ट्रेड बैरियर्स। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि दो देश आपस में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करते हैं, विच मीन्स कि दोनों देश आपस में म्यूचुअली ये तय कर रहे हैं कि हम दोनों जो है अपने व्यापार, हमारा जो व्यापार वाला कैटेगरी है, ठीक है, उनमें हम ट्रेड बैरियर को जो है कम करेंगे या ख़त्म कर देंगे। समझो इस चीज़ को। मान लो कि भारत इंडिया और लेट्स से यूएस, ठीक है, या इंडिया चाइना ले लेते हैं, इंडिया चाइना, ठीक है। तो इंडिया और चाइना अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे तो विच मीन्स कि भारत और चाइना आपस में ये एग्रीमेंट कर रहे हैं कि जो है आप जो है फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हो हमारे देश में, हम कम से कम टैक्स लेंगे या फिर कम से कम टैरिफ लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, तो आप जो है आराम से एक्सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी आपके देश में आराम से एक्सपोर्ट करेंगे, आप भी जो है हमारे एक्सपोर्ट में ना आप टैरिफ लगाओगे, ना आप ज़्यादा जो है नियम कानून झाड़ोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दोनों देश आपस में आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये एग्रीमेंट किया जाता है। इतना तुमको समझ में आ गया हर कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा देश जो भी इस एग्रीमेंट को साइन करते हैं, एग्रीमेंट को साइन करते हैं, उसमें जो है ट्रेड बैरियर्स को बेसिकली ख़त्म किया जाता है। ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म किया जाता है। समझ में आ रहा है? या इसका और एक लैंग्वेज होता है लिबरलाइज करना, ट्रेड को लिबरलाइज करना ट्रेड को। समझ में आ रहा है? मान लो भाई तुम खुद एक बिजनेसमैन है, तुमको व्यापार करना है, धंधा करना है, तुम सोच रहा है कि तुम्हारा जो माल है तुम वो ले से कि तुमको उसको ले जाना है आसनसोल में। आसनसोल तुमको जो है एक बड़ा अच्छा मार्केट दिख रहा है, आसनसोल में तुम चाहता है कि तुम अपना माल को जाकर के बेचो। लेकिन क्या है कि आसनसोल में जो अथॉरिटी है वो क्या कह रहा है कि हर्ष, तुम्हारा जो 10 रुपये का माल है ना, उसमें हम 100 रुपये टैक्स लगाएंगे, हम जो 100 रुपये टैक्स लगाएंगे। ठीक है, मतलब कि तुम्हारा माल हम बेचेंगे 110 रुपये में। तो तुम एक बात बताओ कि क्या 10 रुपये का माल 110 रुपये में कोई खरीदेगा आसनसोल में? नहीं खरीदेगा। ठीक है, फिर आसनसोल के कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि जामुड़िया में आकर के माल बेचे, तुम अथॉरिटी में है, तुमने कह दिया कि हम 200 रुपये टैक्स लगाएंगे, 10 रुपये के सामान में 200 रुपये टैक्स लगाएंगे, 210 रुपये का माल बिकेगा, तो क्या कोई खरीदेगा? तो इस तरीके से क्या होगा कि आसनसोल और जामुड़िया के बीच में व्यापार नहीं हो पाएगा, जबकि
चीज़ों की ज़रूरत जामुड़िया के लोगों को भी है, आसनसोल के लोगों को भी है, लेकिन व्यापार नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों? ये जो टैरिफ का चोचला है ना, टैरिफ यही एक बड़ा ट्रेड बैरियर होता है, यही एक बड़ा ट्रेड बैरियर होता है। ठीक है, इसके वजह से तो अब क्या होता है कि आसनसोल और जामुड़िया जो है दोनों जो है अग्रीमेंट करते हैं कि देखो आप अपने 10 रुपये का माल हमारे यहाँ बेचो, हम भी आपके 10 रुपये का माल आपके यहाँ पे बेचेंगे, और ट्रेड जो है और टैक्स जो है वो आप कम से कम लगाओगे, जैसे 5 रुपये लगा दो, 10 रुपये लगा दो, या तो मत ही लगाओ। ठीक है, इस तरीके का अग्रीमेंट जो है होता है, तो इसी को हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, शॉर्ट में इसको FTA कहा जाता है। समझ में आया हर्ष? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, तुमको ये चीज़ समझ में आ गया। अब आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या है। ये भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ये भी क्या है? RCEP क्या है? RCEP क्या है मेरे भाई? RCEP जो है ये भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और RCEP में जो है इसको रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें 15 देश इन्वॉल्व है। ये कोई 2 देशों के बीच में नहीं है, इसमें 15 देश इन्वॉल्व है। 15 देश कौन कौन से? 10 देश तो तुम्हारे आसियान देश हैं, 10 देश तो आसियान देश हैं, और 5 देश जो हैं जो कि आसियान देश नहीं हैं। आसियान देश कौन कौन से हो गए मेरे भाई? आसियान देश चलो मैप के माध्यम से समझते हैं। मैप के माध्यम से समझते हैं कि आसियान देश जो है वो कौन कौन से आसियान देश हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा जो है हम मैप के जो है माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जब तुम साउथ चाइना सी करोगे ना तो भी तुमको इस मैप की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, ओके देखो तो क्या है, पहले तुम समझो कि आसियान देश 10, आसियान में टोटल 10 देश आते हैं, 10 कंट्रीज आते हैं। वो 10 देश कौन कौन से हैं? तो देखो भाई, सबसे पहले तो ये म्यांमार है यहाँ पे। ठीक है, म्यांमार है। उसके बाद म्यांमार के बाद तुम यहाँ पे आ जाओ, ये वाला पार्ट जो है ये वियतनाम है, दो हो गया। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये कंबोडिया है, 3 हो गया। फिर जो है, अच्छा म्यांमार को मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, ये तुम्हारे इस तरीके से म्यांमार है। ठीक है, उसके बाद जो है ये वाला थाईलैंड है, 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे जाके मलेशिया है, 5 हो गया। यहाँ पे सिंगापुर है, 6 हो गया। ठीक है, देखो ये तो इंडोनेशिया है, 7 हो गया। हालांकि ये वाला देखो इंडोनेशिया का, ये आइलैंड भी इंडोनेशिया का है, ये भी है। यहाँ पे भी कुछ पोर्शन जो है इंडोनेशिया का है। ठीक है, ये भी इंडोनेशिया का आइलैंड है, वो सब पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ आसियान के 10 देशों को समझ रहे हैं जो कि RCEP के मेंबर हैं। तो एक तो तुम्हारा म्यांमार हो गया, एक तुम्हारा थाईलैंड हो गया, एक तुम्हारा कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, यहीं पे एक देश है ब्रुनेई। ठीक है, ब्रुनेई वो हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे ये फिलीपींस है, फिलीपींस हो गया। ठीक है, कितने देश हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 देश हो गए, और एक देश कम हो रहा है क्या? तो म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया। अच्छा, ऊपर एक लाओस है, लाओस भी एक कंट्री है। ठीक है, लाओस। तो टोटल 10 देश है। कौन कौन से देश हैं? तो म्यांमार, ठीक है, थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देश हो गए। ठीक है, एक देश और कौन सा कम पड़ रहा है भाई? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। तो ये टोटल 10 देश हैं आसियान में के। समझ में आ रहा है भाई? तो RCEP क्या है? RCEP क्या है? RCEP जो है ये 15 नेशन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ये 15 नेशन कौन कौन से हैं? 10 हो गए आसियान देश। ठीक है, 5 नेशन में कौन कौन से हैं? तो चाइना है, जापान है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है। ठीक है, साउथ कोरिया है।
समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो ये 5 देश, तो इधर तो 15 देशों का जो है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अच्छा, और कुछ समझते हैं। देखो, दुनिया का ये लार्जेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट है, दुनिया का लार्जेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट। लार्जेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट से कहने का मतलब है मेरा कि दुनिया का ये 15 देश दुनिया का 30% जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। 30% जीडीपी और 30% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। 30% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। 30% जीडीपी का मतलब हो गया मेरे भाई कि 29.7 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी को जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं। और 30% जो है लगभग 2.2 बिलियन पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। 2.2 बिलियन पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। इतना समझ में आया भाई मेरे? क्लियर है? ठीक है, चलो तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इतना तुमको समझ में आ गया। तो आरसेप क्या है? आरसेप एक दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना? दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। 30% जीडीपी, 30% आबादी को रिप्रेजेंट करता है। 15 देशों के बीच में जो है ये एग्रीमेंट है। इतना तुमको समझ में आ गया। अब देखो, आरसेप में ना एक टर्म इस्तेमाल होता है, रूल्स ऑफ ओरिजिन। रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है? रूल्स ऑफ ओरिजिन ये कहता है कि आरसेप के मेंबर स्टेट्स को अगर प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट चाहिए, प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट चाहिए, प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट चाहिए, तो उनके अपने प्रोडक्ट में एक सर्टेन पोर्शन जो है, सर्टेन पोर्शन का वैल्यू एडिशन आरसेप कंट्रीज से ही डिराइव करना पड़ेगा। समझ नहीं आया? देखो समझाता हूँ। मान लो कि भाई आरसेप में मान लो चाइना ने बनाई एक साइकिल। अब वो इस साइकिल को इंपोर्ट करना चाहता है जैसे जापान में। जापान भी एक आरसेप देश है, आरसेप कंट्रीज है, ठीक है। तो अब चाइना बोलता है कि भाई हम दोनों ही तो आरसेप के देश है, तो साइकिल हम करेंगे इंपोर्ट, तुम्हारे यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, और साइकिल में तुम लगाओगे टैक्स नहीं, तुमको टैक्स नहीं लगाना है क्योंकि आरसेप का देश है, आरसेप हम दोनों ही आरसेप में हैं, तो टैक्स तुम नहीं लगाओगे। तो जापान कहता है कि क्या तुम्हारा ये साइकिल रूल्स ऑफ ओरिजिन को फॉलो करता है क्या? अगर रूल्स ऑफ ओरिजिन को फॉलो करता है तो ही ये बातें तुम्हारी हम मानेंगे। अब बोलोगे रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है? रूल्स ऑफ ओरिजिन कहने का मतलब ये है कि जापान कह रहा है कि तुम ये जो साइकिल तो बनाया है, तुम ये जो साइकिल बनाया है, तो ऐसा तो नहीं है कि साइकिल का सारा हर एक पुर्जा तुम अपना देश में बनाया होगा। हो सकता है टायर जो है तुम कहीं और से मंगवाया होगा या बनाया होगा, ठीक है, बैरल कहीं और से लगवाया होगा, है ना। तो साइकिल का एक सर्टेन परसेंटेज तुमको आरसेप देश से लेकर के आना है। मतलब कि जापान चाइना कह रहा है कि जो ये तुम टायर अगर मान लो बाहर से लगाए हो, तो ये टायर किस देश से लगाए हो? टायर तुम्हारा किसी ना किसी आरसेप कंट्री से ही होना चाहिए। बैरल जो है जो तुम बाहर से मंगवा रही है, किसी आरसेप कंट्री से ही होना चाहिए। अगर तुम टायर इंडिया से मंगवा लिए तो भैया तब तो नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि जो तुम चीज़ बना रहे हो, तुम चाय बना रहे हो, तो चाय बना रहे हो तो भाई चाय बनाने के लिए दूध कहाँ से लेकर के आया? दूध आरसेप कंट्री से लेकर के आओ। चाय पत्ती आरसेप कंट्री से लेकर के आओ, ठीक है। तो मतलब कि एक सर्टेन पोर्शन जो है तुमको आरसेप कंट्री से ही डिराइव करना पड़ेगा। इसको कहते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन। इस चीज़ को समझो, ठीक है भाई। इतना तुमको समझ में आ गया कि रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है। अब हम समझते हैं कि भारत जो है वो आरसेप में क्यों नहीं है। भारत जो है वो आरसेप में क्यों नहीं है? इंडिया एंड आरसेप, भारत आरसेप में क्यों नहीं है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। देखो, भारत आरसेप में बेसिकली आरसेप के लिए जो नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ था ना, वो होता 2012 में। 2012 में बातचीत शुरू हुई थी, उस वक्त भारत भी इस बातचीत में शामिल था, और 2020 में आरसेप जो है फाइनल हो गया, और भारत एक साल पहले 2019 में बातचीत से ही बाहर आ गया। ठीक है, बोलोगे भैया क्यों भारत ने आरसेप को क्यों ज्वाइन नहीं किया? अगर भारत आरसेप को ज्वाइन करता तो भारत भी तो इन देशों को अपना सामान एक्सपोर्ट कर पाता, है ना, सस्ते में एक्सपोर्ट कर पाता, फ्रीली बिना किसी टैरिफ के एक्सपोर्ट कर पाता। तो भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया? देखो, इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण है ट्रेड डेफिसिट। पहला कारण है ट्रेड डेफिसिट। बोलोगे भैया ट्रेड डेफिसिट क्या है? ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि भारत जो है
ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है एक्सपोर्ट कम होना और इंपोर्ट ज़्यादा होना। तो भारत का जो आसियान देश है ना, आसियान कंट्रीज, अगर कलेक्टिव ले लिया जाए तो भारत का आसियान कंट्रीज के साथ ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट है मतलब व्यापार घाटा चलता है। ठीक है, कितना का ट्रेड डेफिसिट है? लगभग लगभग तुम्हारे जा करके 44 बिलियन डॉलर, $44 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट चलता है भारत का। समझ में आ रहा है? $44 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट चलता है। मतलब $44 बिलियन, मतलब ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये है कि हम तुमसे 10 रुपये का सामान ले रहे हैं, 10 रुपये का सामान खरीद रहे हैं और तुमको 8 रुपये का ही सामान बेच रहे हैं, तो 2 रुपये तो हमको ही देने पड़ रहे हैं ना तुमको, तो 2 रुपये का ये ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट है और तुम्हारी तरफ से ट्रेड सरप्लस है। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो भारत का आसियान देशों के साथ ही $44 बिलियन का जो है ट्रेड डेफिसिट चलता है। तो अगर भारत आरसीईपी को ज्वाइन कर लेगा, विच मीन्स कि टैरिफ भारत को जो है वो कम करना पड़ेगा, और टैरिफ अगर कम करना पड़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देश भारत में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, तो भारत का जो है ऐसे ही ट्रेड डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो भारत का ट्रेड डेफिसिट जो है वो एक कारण बना। दूसरा चीपर चाइनीज़ गुड्स। अब साला चाइनो है इसमें, है ना, चीपर चाइनीज़ गुड्स। अब इसमें जो है चाइनीज़ भी इसमें शामिल है, चाइना भी तो आरसीईपी का मेंबर है। तो अगर भारत आरसीईपी को ज्वाइन कर लेता तो चाइना क्या करता, अपना टेक्सटाइल ले लो, स्टील ले लो, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सब यहाँ पे ला करके बोलता है ले बाबू बेचते रहो अपना मार्केट में। ठीक है, तो चाइना क्या करता, अपनी सस्ती सामान को जो है यहाँ पे भेजता, चूँकि भारत उसमें टैरिफ नहीं लगा पाता तो सामान सस्ता ही बिकता भारत में। तो सस्ता बिकता तो भैया अच्छी बात है। अच्छी बात कैसे है? जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो तो भाई तबाह हो जाती, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जो है वो तो एकदम से तबाह हो जाती है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज तबाह होने का मतलब जॉब लॉसेस होता, और फिर कल दिन बोलता चाइना कि जा हम नहीं देंगे तुमको, तो हमारी रिलायंस जो है वो चाइना में बढ़ जाती है, हमारी डिपेंडेंसी चाइना में बढ़ जाती। तो समझ पा रहे हो ना क्या चीज़ें चल रही है। तो एक बार मैं फ्रेश करके लिख देता हूँ कि भारत ने आरसीईपी को क्यों नहीं ज्वाइन किया। उसका पहला जो कारण था वो था ट्रेड डेफिसिट। एग्जाम्पल पे बोलोगे कि आसियान देशों के साथ $44 बिलियन का डेफिसिट। उसके बाद चीपर चाइनीज गुड्स। ठीक है, उसके बाद भारत जो है जब नेगोशिएट कर रहा था तो भारत चाहता था कि ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म का भी इसमें प्रोविज़न हो। ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म। अब ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म क्या होता है? ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म होता है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा, मान लो कि ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म होता है कि हम चाइना को बोलते हैं कि देख चाइना 100 साइकिल ही तुम जो है भारत में जो है एक्सपोर्ट करेगा, 100 तक तो हम तुमसे टैक्स लेंगे नहीं, लेकिन 100 से ज़्यादा अगर किया तो ऑटोमेटिकली जो है टैक्स लगना चालू हो जाएगा, 100 से ज़्यादा अगर किया तो आरसीईपी नेशंस ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म पे राजी नहीं हुए, तो ये भी एक कारण बना। समझ में आ रहा है। चौथा, भारत के कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स हैं। ठीक है, सेंसिटिव सेक्टर्स है मतलब लेबर इंसेंटिव सेक्टर है। लेबर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर जो है खटते हैं, काम करते हैं, रोजगार पाते हैं, लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। जैसे कि टेक्सटाइल, जैसे कि डेयरी सेक्टर, ये तबाह हो जाता। ठीक है, ये एक तरीके से फिर इन सेक्टर्स को इतना कंपटीशन का सामना करना पड़ता कि भाई ये फैक्ट्रीज बंद हो जाती, जॉब लॉसेस हो जाता। ठीक है, लोगों की नौकरियां चली जाती। जैसे कि न्यूजीलैंड दुनिया में सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाला न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड ले फटाक से दूध दही बेचना सब चालू कर देता। ठीक है, तो भारत के जो गवाले हैं या भारत में जो डेयरी सेक्टर है वो तो तबाह हो जाता। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। तो न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सभी बहुत ज़्यादा जो है डेयरी प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे मशीन से दूध निकाला जाता, गाय का, हाथ से नहीं निकाला जाता। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें हैं। समझ में आ रहा है। तो ये सारी कारण है कि भारत ने आरसीईपी को क्यों ज्वाइन नहीं किया। तो ये 4 कारण तुम बताओगे। ठीक है,
4 कारण जो है बहुत ही मेजर का, देखो कारण बताने के बहुत सारे बता सकते हैं, लेकिन हम लोगों को वर्ड लिमिट में आंसर लिखना पड़ता है, और हमारे जो पॉइंट्स होने चाहिए ना, एकदम धासु धासु पॉइंट होने चाहिए, ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होने चाहिए। तो ये है। चलो, अब आरसेप हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एक और कारण है कि अभी रिसेंटली श्रीलंका और बांग्लादेश जो है, इन लोगों ने कहा है कि हम आरसेप ज्वाइन करेंगे, हम आरसेप ज्वाइन करेगा। चलो, बांग्लादेश का तो समझ आता है कि बांग्लादेश आरसेप ज्वाइन करेगा, बांग्लादेश को एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है, ठीक है, बांग्लादेश आरसेप ज्वाइन कर सकता है, बांग्लादेश में समझ आता है। ये गधा श्रीलंका क्यों ज्वाइन करना चाह रहा है आरसेप, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है चाइना कान में आके कुछ बोला होगा, क्योंकि श्रीलंका का अगर तुम जीडीपी अगर तुम देखोगे, जीडीपी टू डेट रेशियो, जीडीपी टू डेट रेशियो, तो तुमको पाओगे 119%। मतलब उस श्रीलंका का जीडीपी से ज़्यादा तो श्रीलंका के ऊपर लोन है, 119%। समझ पा रहे हो भाई, ठीक है। मतलब अगर श्रीलंका में 100 रुपये का सामान प्रोड्यूस होता है तो 119 रुपये तो ये साला लोन ले रखा है, ठीक है। तो 119% का श्रीलंका पे जीडीपी टू डेट रेशियो है, बांग्लादेश पे 31% के आसपास है, ठीक है। तो बांग्लादेश का समझ में आता है, श्रीलंका का समझ में नहीं आता। अब ऐसी स्थिति में जब श्रीलंका की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है, श्रीलंका को अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए, अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। वैसी उस टाइम पे श्रीलंका बोलता है कि हम आरसेप ज्वाइन करेंगे, आरसेप ज्वाइन करेंगे, और बचा कुचा जो हमारा डोमेस्टिक सेक्टर है उसको भी तबाह कर देंगे और पूरे तरीके से चाइना की गोद में बैठ जाएंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब पूरे तरीके से चाइना, अभी तो चाइना जो है श्रीलंका को जो है वो स्ट्रैटेजिक तौर पे यूज़ कर रहा है। जैसे हम्बनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका के, अगर ये श्रीलंका का मैप है तो साउथ में हम्बनटोटा पोर्ट है। हम्बनटोटा पोर्ट में जो है अपना जहाज़ लगाते रहता है और वहाँ पे मिलिट्री अपना पोस्ट बनाते रहता है, मिलिट्री वगैरह बैठाते रहता है। लेकिन अब क्या करेगा, श्रीलंका आरसेप ज्वाइन कर लेगा ना, तो पूरे तरीके से एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी जो है, दवाई के लिए भी जाके बेटा चाइना के गोद में बैठ जाएगा, और ऐसी स्थिति में चाइना पूरे तरीके से श्रीलंका को दबोच लेगा, ठीक है, और उस जगह को जो है भारत के अगेंस्ट यूज़ करेगा। एनीवे, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भारत ने आरसेप को ज्वाइन नहीं किया तो उसके कुछ फ़ायदे हैं क्या, पॉजिटिव इम्पैक्ट है क्या कुछ। चलो, पॉजिटिव इम्पैक्ट, भारत ने आरसेप को ज्वाइन नहीं किया तो क्या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है। चलो इस चीज़ को देखते हैं कि कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि नहीं। सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा इस पेज का स्टाइल को चेंज कर लेता हूँ। पेज का स्टाइल कैसे चेंज होगा भाई, हाँ ये हो गया वैसे प्लेन, हाँ चलो ठीक। अब आते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट पे। तो क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि पहली बात तो भारत ने आरसेप को ज्वाइन ना करके अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को अनफेयर कंपटीशन से बचाया है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को अनफेयर कंपटीशन से बचाया है। अब देखो इसको तुम दो तरीक़ों से देख सकते हो। एक तो तुम ये तरीक़ा से देख सकते हो कि भैया अगर भारत आरसेप को ज्वाइन करता तो कंपटीशन ज़्यादा होता, कंपटीशन ज़्यादा होता तो जो इंडियन प्रोड्यूसर्स है वो भी इनोवेशन करते और बेहतर से बेहतर चीज़ें बनाते, ठीक है। तो एक तो ये नज़रिया से तुम्हारा देखा जा सकता है, और एक नज़रिया ये है कि भैया जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है वो इतने कैपेबल नहीं है, वो इतने इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट प्रोड्यूसर नहीं है कि चाइना जैसे देशों का मुकाबला कर पाते। वैसी स्थिति में भारत की जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो जाती, नौकरियां चली जाती, ठीक है। तो कई तरीक़ों से देखा जा सकता है चीज़ों को, ठीक है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जो है वो अनफेयर कंपटीशन से बच गई, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जैसे कि जो हमारे काफ़ी हमने बताया ना, डेयरी सेक्टर, ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर, डेयरी सेक्टर, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होती हैं, यहाँ पे लेबर ज़्यादा होते हैं, तो ये चीज़ है। दूसरी बात कि भारत जो है, भारत की इकोनॉमिक ऑटोनॉमी जो है भारत के पास रह गई। मतलब भारत अपनी आर्थिक फैसले, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बिना किसी
दबाव के बिना किसी प्रेशर के बना सकता है। ठीक है, भारत नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को तय कर सकता है। अगर भारत आरसेप को ज्वाइन कर लेता तो भारत ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि आरसेप के टर्म्स एंड एग्रीमेंट से भारत बंध जाता। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो अभी क्या है कि चूंकि भारत आरसेप का मेंबर नहीं है और मान लो कि कोई देश ज़रूरत से ज़्यादा अपने चीज़ों का डंपिंग करता है। ठीक है, डंपिंग का मतलब कि मान लो चाइना क्या करेगा, मान लो कि चाइना जो है स्टील जो है ज़रूरत से ज़्यादा ला करके इंडिया में भेज रहा है, तो भारत क्या करेगा, भारत के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि भारत जो है अपने टैरिफ को बढ़ा देगा, टैक्स को बढ़ा देगा और फिर चाइना शांत हो जाएगा। लेकिन अगर भारत आरसेप का मेंबर रहता तो भारत ये चीज़ नहीं कर पाता। ठीक है, चौथा जो तुम बोल सकते हो वो ये कि देखो, ऐसा नहीं है कि भारत भविष्य में आरसेप को ज्वाइन नहीं कर सकता। जब भारत एक बेटर पोजीशन में होगा नेगोशिएट करने के लिए भारत एक बेटर पोजीशन पे होगा तो भारत आरसेप को ज्वाइन कर सकता है। क्या बड़ी बात है। ठीक है, तो ये जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट है और यही रिस्क भी है। रिस्क का मतलब है कि अगर तुमसे पूछे कि अगर भारत आरसेप ज्वाइन करता तो क्या क्या रिस्क हो सकते थे, तो यही आंसर देने होंगे तुमको कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो हर्ट होती, भारत की इकोनॉमिक ऑटोनॉमी चली जाती, भारत के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, अब समझते हैं, ये भाई फिर से चेकबुक क्यों आ गया। अब समझते हैं कि भारत ने आरसेप को ज्वाइन नहीं किया तो क्या अगर भारत आरसेप को ज्वाइन करता तो भारत को क्या कोई अपॉर्चुनिटी मिलती। रुको, फिर से ये पेज कैसे आ जा रहा है यार, प्लेन पेज चाहिए भाई, कैसे सेव करें इसको, रिस्टोर ऑल कर देते हैं। हाँ, अरे बाबा ये तो पीला आ गया, सॉरी। चाहिए सेव चेंज ऑल सेव। अब देखो, क्या भारत अगर आरसेप ज्वाइन करता तो क्या आरसेप के साथ क्या भारत को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, क्या भारत को कुछ फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा होता, समझो, फ़ायदा होता। पहली बात तो ये है कि भारत अगर आरसेप को ज्वाइन करता, पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ विद आरसेप। देखो, अगर भारत आरसेप को ज्वाइन करता तो पहला तो भारत को एक मैसिव मार्केट मिलता, है ना, एक मैसिव मार्केट मिलता भाई। 30% जीडीपी का मार्केट, मतलब कि लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर, 29.7 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट भारत को मिलता अगर भारत ज्वाइन करता तो। साथ ही साथ 30% पॉपुलेशन, मतलब 2.2 बिलियन पॉपुलेशन का मार्केट मिलता भारत को। पहला तो ये होता। दूसरा, भारत के कुछ सेक्टर्स जो है वो बहुत पैसा बनाते हैं, मतलब भारत के कुछ सेक्टर्स हैं जो बहुत तरक्की करते, बहुत ज़्यादा फ्लरिश करते। जैसे कि कुछ सेक्टर में, जैसे कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर ले लो, फार्मास्यूटिकल सेक्टर ये बहुत पैसा बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को बहुत फ़ायदा होता है। याद रखो, भारत जो है ना भाई, वो जेनेरिक मेडिसिन का एक मेजर एक्सपोर्टर है। बोलो कि भैया जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है। जेनेरिक मेडिसिन, देखो, एक मेडिसिन होता है जो ब्रांडेड होता है, उसी का लोकल कॉपी जो है उसको हम जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं, जो सस्ते दामों में मिलता है। ठीक है, और कॉम्पोजिशन वही होता है उस मेडिसिन का जो कि ब्रांडेड में होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो भारत जो है वो जेनेरिक मेडिसिन का मेजर एक्सपोर्टर है। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, खास करके जापान जैसे देशों में, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत एजिंग पॉपुलेशन है, मतलब बहुत बूढ़े पॉपुलेशन है, हर 10 में से एक व्यक्ति तो 80 साल से ज़्यादा का ऊपर है। अगर तुम एक डेटा पाओगे, गूगल पे करोगे सर्च, तो तुमको पता चलेगा कि हर 10 में से एक जो लोग होंगे वो 80 साल से ज़्यादा बूढ़े हैं। ठीक है, तो जापान की एजिंग पॉपुलेशन और बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ना सस्ते दवाइयों की बहुत ज़रूरत है।
और वैसी स्थिति में अगर भारत आरसीईपी ज्वाइन करता तो भारत का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है, वो तेज़ी से आगे बढ़ता। और बताया जाता है कि 5 सालों में ये जो एक्सपोर्ट है, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है, वो डबल हो जाता। तो अगर भारत आरसीईपी को ज्वाइन करता तो भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को फ़ायदा होता। और कोई सेक्टर का एग्जांपल दूं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को देख लो। ऑटोमोबाइल सेक्टर, भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर, खास करके टू व्हीलर की बात कर रहे हैं भाई। हाँ, टू व्हीलर की बात कर रहे हैं। टू व्हीलर, भारत का जो टू व्हीलर है ना भाई, वो अपने अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, और उसके बाद फ्यूल एफिशिएंसी और अपने रगेडनेस के लिए जाना जाता है। रगेडनेस मतलब मजबूती, मतलब कोई भी पहाड़ गड्ढा वड्ढा में घुसा देगा फिर भी गाड़ी को कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसके लिए जाना जाता है। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का जो टेरेन है ना भाई, बहुत ही डाइवर्स है ना। मतलब कि साउथ ईस्ट एशियन में कहीं पहाड़ है, कहीं गड्ढा है, कहीं नदी है, कहीं तालाब है, तो बहुत ही डाइवर्स टेरेन है। प्लेन हाईवे तो है नहीं, बहुत ही डाइवर्स टेरेन है। वैसे देशों में ऐसे सस्ते गाड़ियों को, मतलब ये क्वालिटीज़ वाली गाड़ियों की साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को बहुत ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा टू व्हीलर जो अफोर्डेबल भी हो, तेल भी कम पीता हो और मजबूत भी हो, ऐसे गाड़ियों की साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में बहुत डिमांड है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बजाज ऑटो बजाज ऑटो ये ऑलरेडी वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों पे जो है अपना दबदबा बना रखा है, मार्केट को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों पे अगर भारत आरसीईपी को ज्वाइन कर लेता तो ये बजाज ऑटो कंपनी जो है और बाकी जो इंडियन कंपनीज है वो बाकी देशों में भी अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर पाती। समझ में आ रहा है मेरे भाई, ठीक है। अब बोलोगे, देखो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ईजी होती हैं चीज़ें। ऑफकोर्स अगर तुम गूगल करोगे तो पाओगे कि तुम्हारे जा करके कोरियन बाइक जो है, कोरियन बाइक ये भी जो है बहुत भयानक जो है मार्केट को पकड़ रखी है। जापानीज़ कंपनी भी वहाँ पे बहुत भयानक मार्केट को पकड़ रखी है और लोग भरोसा भी करते हैं उन चीज़ों पे। तो चैलेंजेस हैं, बट फिर भी यार से भारत ज्वाइन करता है तो कंपनीज़ के लिए आसान हो जाता। उसके बाद तुम ले लो एग्रीकल्चर में भी कुछ चीज़ें हैं जो ख़तरनाक एक्सपोर्ट होता, जैसे कि कुछ फ्रूट्स ले लो, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, मसाले हो गए, इंडियन स्पाइसेस हो गए, क्योंकि भाई साउथ ईस्ट एशियन का जो खाना हो, जो क्यूजीन है ना, उसमें भाई मसाला बहुत यूज़ होता है, तो स्पाइसेस की रिक्वायरमेंट उन लोगों को है, ठीक है। फ्रूट्स की अगर बात करें तो मैंगो मतलब जापान में तो सूअर की तरह लोग आम खाता है, मतलब इतना ना आम खाता है, ठीक है, बहुत आम खाता है। और अच्छे क्वालिटी के आम के लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए भी वो लोग रेडी हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आम तो वहाँ का जब तुम्हारे जाके जब ऑफ सीज़न में वहाँ पे प्रोडक्शन लिमिटेड होता है तो भारत जो है एकदम भर भर के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के भी कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो सूटअप कर जाते। तो कुछ सेक्टर्स हैं जो पैसा बनाते हैं, लेकिन ऑफकोर्स कुछ सेक्टर्स हैं जो पैसा गवाते हैं, जैसे डेयरी सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है ना। तो कुछ सेक्टर्स पैसा गवाते, तो ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। और क्या फ़ायदा होता भारत को, और क्या फ़ायदा होता, तो देखो, और उसके साथ साथ रीन्यूएबल एनर्जी को मत भूलना भाई। रीन्यूएबल एनर्जी में भी जो है अगर भारत आरसीईपी को ज्वाइन करता है, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, देखो आज के टाइम पे ना रीन्यूएबल एनर्जी की सबको ज़रूरत है, सब जगह डिमांड है। आज हर देश चाहता है कि उसके पास क्लीन एनर्जी हो। क्यों? क्योंकि एक तो रीन्यूएबल एनर्जी सस्ता होता है, मतलब अफोर्डेबल होता है, ठीक है, ऊपर से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। तो हर देश चाहता है, अब देखो हर देश के पास औकात नहीं है और जगह भी नहीं है कि थर्मल पावर प्लांट लगा सके, ठीक है। तो और रीन्यूएबल एनर्जी की भी अभी बहुत बातें चल रही है, ठीक है। तो हर देश को रीन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत है। तो वैसी स्थिति में अगर भारत आरसीईपी को ज्वाइन करता तो जो जापानीज़ कंपनीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंपनीज़ है, ठीक है, जैसे कि एक कंपनी है सन एडिसन, ठीक है, पैनासोनिक, ठीक है, ये सारी कंपनीज जो है भारत में इन्वेस्टमेंट करती, ठीक है। तो ये भी एक फ़ायदा होता। और भारत अगर आरसीईपी को ज्वाइन करता तो भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता, भारत में एफडीआई मतलब इन्वेस्टमेंट भी आता। तो ऐसी स्थिति में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत खिलती और भारत का अनएम्प्लॉयमेंट जो इशू है कहीं ना कहीं वो भी एड्रेस हो पाता, ठीक है। उसके साथ साथ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ भारत का जो है इकोनॉमिक अलाइंस भी बनता,
इकोनॉमिक अलायंस भी बनता। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो कई फ़ायदे हैं, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि नुकसान है, बस फ़ायदे भी। और एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि स्टडीज़ ये कहती है कि अगर भारत आरसेप ज्वाइन करता तो लॉन्ग रन में 1-2% जीडीपी बढ़ता, घटता नहीं, जीडीपी बढ़ता। 1-2% जीडीपी बढ़ता अगर भारत आरसेप को ज्वाइन करता तो, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो ये सारी चीज़ें हैं आरसेप को लेकर के। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि भारत को आरसेप ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो तुमको क्या बोलना है? तुमको बोलना, देखो भारत को आरसेप ज्वाइन करना या ना करना ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसीजन है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसीजन है। भारत को चाहिए कि वो बहुत ही थोरोली कॉस्ट एनालिसिस करे, ठीक है, और तुम्हारे जाके कंसिडरेशन करे, केयरफुल कंसिडरेशन बोल दो, केयरफुल कंसिडरेशन करे, ठीक है, कि भाई अगर हम आरसेप को ज्वाइन करते हैं और कुछ चीज़ें उल्टी हो जाती है तो हमारे पास क्या कोई सेफगार्ड मेजर्स हैं, क्या हम खुद को उस चीज़ से प्रोटेक्ट कर पाएंगे? तो बहुत ही जो है थोरो कॉस्ट एनालिसिस कंसिडरेशन की आवश्यकता है, उसके बाद ही भारत को फैसला लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो भाई मेरे, इतना हमने आरसेप के बारे में पढ़ा, ठीक है, समझ में आया? देखो ये चीज़ है। अब तुम क्या करना है कि इसका तुम नोट्स अगर तुम चाहो तो लिख लेना, ठीक है, नोट्स लिख लेना, और नहीं तो मेरे पास नोट्स हैं, वो मैं तुमको तुम ले लेना, ठीक है। तो ये नोट्स तुम लिख भी सकते हो, क्योंकि मेरा जो नोट्स है वो मतलब काफ़ी थोड़ा लेंदी नोट्स है, तो तुम लिख भी सकते हो। मैंने बहुत शॉर्ट में, मतलब बहुत अच्छे से जो है पॉइंट में समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको एक बार देख लेना।